दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बात करने वाला हूं और ज्योतिष की वह महत्वपूर्ण अवधारणा है गोचर ज्योतिष अर्थात ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। देखिए, जो विभिन्न ग्रह होते हैं वो स्थिर ना होके वो चलायमान होते हैं और विभिन्न राशियों में वो एक निश्चित गति के अनुसार भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों, किसी जातक की कुंडली को देख के कोई घटना कब घटित होगी ये आप तभी बता सकते हैं या ये ज्योतिषी तभी जान सकता है जबकि वो दो तथ्यों पर विचार करे। एक तो है उसकी विंशोत्तरी महादशा, अंतर्दशा और एवं प्रत्यंतर दशा। दूसरा है ग्रहों की जो गोचर स्थिति अर्थात वर्तमान में जो ग्रह हैं वो किस राशि में स्थित हैं। और तो इन दोनों जब चीज़ों का समन्वय युक्त विचार करेंगे तब हम किसी घटना के घटित होने की टाइमिंग के बारे में कुछ संकेत प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामने मैंने जो है एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने ग्रहों का गोचर अर्थात ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है और संपूर्ण 12 राशियां अर्थात संपूर्ण भचक्र जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस आधार पे अलग अलग ग्रहों की औसत गति के बारे में प्रथम एक राशि पर जो है औसत गति के बारे में द्वितीय कॉलम में दिया गया है और संपूर्ण भचक्र की वो जो परिक्रमा जो है कितने समय में करेगा वो तीसरे कॉलम में या तीसरे खाने में वो दिया गया हुआ है। यहाँ पे औसत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रहों के भ्रमण पर या ग्रहों की गति पर इनके मार्गी होने या अथवा वक्री होने, वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा चलने, इनके शीघ्री होने एवं मंद होने का भी असर होता है। इसीलिए यहाँ पे जो द्वितीय कॉलम में औसत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस आधार पे मैं आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ। देखिए, सूर्य एक राशि पर 30 दिन, एक राशि को 30 दिन में वो पार करते हैं अर्थात एक राशि के अंतर्गत वो 30 दिन तक रहते हैं और संपूर्ण भचक्र अर्थात संपूर्ण 360 डिग्री को घूमने में उनको 1 साल लगते हैं। इसी तरह चंद्रमा जो है अत्यंत शीघ्र गति अत्यंत शीघ्र होती है। वो 2.25 दिन या 54 घंटे जो है एक राशि पर रहते हैं और संपूर्ण भचक्र को लगभग 27 दिन में चंद्रमा का जो है वो कवर कर लेते हैं, उसको पूरा घूम जाते हैं। इसके बाद मंगल का स्थान आता है। दोस्तों, मंगल एक राशि पर जो है लगभग 45 दिन या 1.5 महीने रहते हैं और संपूर्ण भचक्र या 12 जो है राशियों का भ्रमण करने में उनको 18 महीने लगते हैं। इसी प्रकार बुध जो है एक राशि पर औसतन 30 दिन विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण भचक्र को घूमने में उन्हें 1 वर्ष का समय लगता है। इसी प्रकार जो बृहस्पति या गुरु ग्रह हैं वो एक राशि पर औसतन 1 वर्ष रहते हैं और संपूर्ण 12 राशियों की परिक्रमा करने में उनको या 12 राशियों को घूमने में उन्हें 12 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, शुक्र एक राशि पर औसतन 27 दिन रहते हैं और संपूर्ण भचक्र या 360 डिग्री पूरा घूमने में उनको 1 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार जो शनि है, शनि अर्थात मंद अर्थात शनैश्चर जो धीरे धीरे शनि की चाल एकदम सबसे स्लो चलते हैं ये और एक राशि पर ये 30 माह या 2.5 साल रहते हैं और पूरे भचक्र पे जो है ये 360 डिग्री घूमने में इनको 30 वर्ष लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो 7.5 की अवधारणा है, शनि की 7.5 की अवधारणा, वो शनि के गोचर से ही संबंधित है। अर्थात जब शनि किसी व्यक्ति की चंद्र राशि या व्यक्ति की राशि के एक राशि पूर्व प्रवेश करते हैं तब उस व्यक्ति की 7.5 शुरू हो जाती है और जब वो उस व्यक्ति की राशि के एक राशि पश्चात की राशि को क्रॉस करते हैं तब जाके 7.5 पूरी होती है। अर्थात एक राशि पूर्व, जातक की राशि के एक राशि पूर्व, जातक की राशि और जातक की राशि के एक राशि पश्चात अर्थात इन 3 राशियों को घूमने में
शनि को 7.5 साल का समय लगता है, जिसको कि हम लोग आमतौर की भाषा में शनि की 7.5 कहते हैं। इस विषय की व्याख्या मैं एक अलग वीडियो बना के आपसे और करूँगा, और इसके क्या प्रभाव होते हैं और लोग जो है क्यों डरते हैं और वो डरना सही है या गलत है, इस बारे में आपको मैं जो है विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, इसके पश्चात हम लोग आते हैं राहु पे। तो राहु एक राशि में औसतन 1.5 वर्ष या 18 महीने रहते हैं और 360 डिग्री घूमने में या संपूर्ण भचक्र घूमने में उनको 18 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार केतु भी जो है एक राशि पे लगभग 18 महीने या 1.5 वर्ष रहते हैं और संपूर्ण भचक्र को घूमने में उन्हें 18 वर्ष लगते हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, गोचरवश ग्रह जो है जब अपनी उच्च राशि, मित्र की राशि व मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तो सामान्य रूप से वो शुभ फल देते हैं, एवं जब वो अपनी नीच राशि में जाते हैं गोचरवश, या शत्रु की राशि में आते हैं या अस्त हो जाते हैं, ऐसा होने पर वो जो है वो तात्कालिक रूप से वो अशुभ फल देने लगते हैं। और एक दूसरी बात अब ये है कि एक बहुत बड़ी ज्योतिष में कंट्रोवर्सी ये है कि गोचर में हम चंद्र राशि या चंद्र राशि को प्रधानता दें या लग्न राशि को प्रधानता दें। तो जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें चंद्र राशि को आधार मानकर ही गोचर पर विचार करने को कहा गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये देखा गया है कि किसी जातक का जो जन्म लग्न एवं जातक की जन्म राशि, इन दोनों में से जो बलवान होता है उसके अनुसार जो है गोचर का विचार करने पे ज़्यादा सटीक परिणाम हमको मिलते हैं। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि गोचर का विचार करते समय ज्योतिषी को जो है जन्म लग्न एवं चंद्र कुंडली दोनों को आधार मान के जो है एक्लेक्टिक व्यू या समन्वय युक्त फल कहना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि गोचर जानने में जो हर साल की जो जंत्री या पंचांग होता है उससे हमको गोचर जानने में आसानी होती है। हमको पता चल जाता है प्रत्येक वर्ष के पंचांग को जब आप खरीदेंगे तो आपको जब आप उसको खोलेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग ग्रह जो है अलग अलग राशि में किस अंश पे किस हैं, ये जानने में पंचांग हमारा जो है बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, जो ये टेबल है इसका अभ्यास भी आप लोग कर लें, क्योंकि इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ग्रहों की जो क्या गति है और ग्रहों की गति का जो परिणाम जो है जातक के जीवन पर क्या पड़ने वाला है या उससे हमें क्या संकेत मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष दोस्तों संकेतों का शास्त्र है। ज्योतिष से हमें जो है संकेत मिलते हैं और अंतिम सत्ता जो है वो तो परम आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि जो है वो ईश्वर की इच्छा से और ईश्वर के कृपा से ही चल रही है। तो ज्योतिष एक संकेत मात्र है। तो इसमें जितना जो है आप अध्ययन करेंगे तो आप सत्यता के उतने नज़दीक पहुंचेंगे। लेकिन ये बात मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा से ही चल रही है। तो ज्योतिषी को जब फलादेश करना चाहिए तो उस समय बहुत ही विनम्र होना चाहिए और उसको अतिशयोक्ति का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक। क्योंकि पराशर संहिता में भी जो महर्षि पराशर ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के अंतर्गत है, संपूर्ण सृष्टि जो है ईश्वर के अंतर्गत है और संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर विद्यमान है। ये मैं आपको पराशर संहिता को कोट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस बात के साथ जो है अगले वीडियो में किसी नए विषय पे आपसे चर्चा होगी। नमस्ते।